नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 17 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ा जाएगा। लेकिन साथियों, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा साथियों, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी साथी पेट का परीक्षा दिए हुए थे, चाहे वो 1 नंबर भी पाए हैं, उनके लिए एक उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वाकांक्षी पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी की गई है, जिसका नाम है लेखपाल परीक्षा का। उसी लेखपाल के पोस्ट की लगभग 8,000 वैकेंसी आई है साथियों। जो भी साथी 2025 में यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम दिए थे, वो फॉर्म जाकर के यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे भर दें, जिसका शुल्क 25 रुपए है। और महत्वपूर्ण चीज कि उसका सिलेबस क्या है, तो आपके लिए साथियों, आपके लिए और आपके चैनल के लिए बड़ा गर्व का प्रश्न है कि इसमें जीएस के 65 मार्क्स रहेंगे साथियों। जीएस विद आलम सर के प्लेटफॉर्म से आपको 65 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ से 65 जीएस के नंबर है। और इस जीएस में साथियों, आपका यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर और जीएस में जो इतिहास, भूगोल, संविधान और इकोनॉमी, सामान्य विज्ञान होता है, वो सब है। यूपी स्पेशल, करंट और जीएस 65 मार्क्स का रहेगा लेखपाल भर्ती परीक्षा में। और हिंदी 10 प्रश्न रहेगा 10 नंबर का। डीआई का क्वेश्चन रहेगा साथियों 10 और 10 नंबर का। कंप्यूटर ज्ञान से रहेगा 15 प्रश्न। और इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स का परीक्षा होगा और 2 घंटे का परीक्षा होगा और 100 अंक का होगा। 100 प्रश्न, 100 अंक, 2 घंटा और माइनस मार्किंग भी रहेगा। 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 25% 25% नकारात्मक अंक भी कटेंगे गलत प्रश्न करने पर। निगेटिव मार्किंग भी है 1/4। दूसरी बात साथियों कि जो लोग भी पेट यूपी का यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यूपी का यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट 2025 का परीक्षा दिए थे, 2025 का परीक्षा दिए थे पेट का, वो सभी लोग फॉर्म को भर दीजिएगा। इसमें शुल्क है साथियों 25 रुपया शुल्क है। फॉर्म भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। उसके बाद से फिर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जिनका नाम चयनित किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, वो साथी 185 रुपए का पुनः से फॉर्म भर के 185 रुपए शुल्क दे करके फॉर्म भर के लेखपाल की भर्ती परीक्षा में बैठेंगे। जिसका सिलेबस हमने ये डिस्कस किया। 65 मार्क्स जीएस रहेगा, जिसमें करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल रहेगा। 10 मार्क्स सामान्य हिंदी का रहेगा और डीआई से 10 मार्क्स रहेगा और कंप्यूटर से 15 मार्क्स रहेगा। इस प्रकार से 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के, 2 घंटा समय, 1/4, 25% माइनस मार्किंग रहेगा। तो ये सूचना आपके लिए था। जो भी साथी पेट का परीक्षा दिए कि 2025 का फॉर्म को जल्दी से भर दीजिए। साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें 65 मार्क्स की तैयारी के लिए आप अपने गर्व सीरीज जीएस की श्रृंखला जो चलती है गर्व सीरीज, उससे जुड़ जाइएगा। आपका निश्चित तौर पर बहुत जबरदस्त कमांड हो जाएगा जीएस पर सामान्य अध्ययन का। जो साथी होमगार्ड का परीक्षा देंगे, होमगार्ड का भी फॉर्म फिल किए होंगे वो भी, और आप लेखपाल का भर्ती परीक्षा देंगे वो भी साथियों, जीएस के जो प्रश्न होते हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं करने। वही प्रश्न हमारे पीसीएस में देखने को मिलेंगे और वही प्रश्न हमारे लेखपाल के, पेट के और होमगार्ड या यूपीएसआई यूपीपी में मिलेंगे। आपको सीरियल वाइज क्रमशः गर्व श्रृंखला के नाम से जीएस का सीरीज अपने चैनल पर मिलेगा। आप जाइए उसको देखिएगा साथियों। इतिहास कंप्लीट हो चुका है, संविधान कंटिन्यू है। संविधान के बाद हम लोग जियोग्राफी, सामान्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, यूपी स्पेशल, जनगणना कंप्लीट जीएस पढ़ेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए साथियों। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोग जुड़े, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। डेली आपको 1 से 2 वीडियो आधे घंटे का दे करके जल्दी से हम आपकी भर्ती परीक्षा, लेखपाल भर्ती परीक्षा से पहले जीएस को कंप्लीट करा देंगे। आइए अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। डेली के करंट अफेयर की तरफ साथियों, आज के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग किया जाए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आपसे कल पहला प्रश्न पूछा गया था, ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? उत्तर तीसरे स्थान पर हमारा भारत है ग्लोबल एआई इंडेक्स में। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उत्तर ए संगीता बरुआ जी। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, चर्चा में रहे पेरुम्बिदुगु मुथारैयार का संबंध किस राजवंश से था? तो उत्तर होगा डी मुथरैयार राजवंश से। चौथा प्रश्न पूछा गया था, मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू हुआ? 2006 में, 2 फरवरी 2006 को मनरेगा हमारे देश में शुरू होता है। पांचवा, बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। छठा प्रश्न था, सीआरईए रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे प्रदूषित नगर बना। उत्तर गाजियाबाद। अगला प्रश्न पूछा गया था,
लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता, तो आंध्र प्रदेश ने श्रेणी 2 में लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न, किसने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त राज्य घोषित किया? तो उत्तर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त राज्य घोषित किया। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय स्टेट बैंक के नए एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक बने। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर की बैंक भारतीय स्टेट बैंक के एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक की नियुक्ति हुई है। जो नियुक्त हुए हैं रवि रंजन साहब, भारतीय स्टेट बैंक के एमडी नियुक्त हो गए रवि रंजन साहब। सामने इनकी तस्वीर आपको दिख रही है। ये साथियों ये एमडी हैं, प्रबंध निदेशक हैं। इनके अलावा अगर पूछा जाए आपसे अध्यक्ष या कि चेयरमैन, अंग्रेजी में चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है, तो आप उत्तर करिएगा चेल्ला श्रीनिवास, चेल्ला श्रीनिवास, चेल्ला श्रीनिवास शेट्टी साहब। ये जो है दिनेश खारा के स्थान पर, दिनेश खारा के स्थान पर एसबीआई के चेयरमैन बने थे चेल्ला श्रीनिवासन शेट्टी। और एसबीआई के एमडी बने हैं रवि रंजन साहब। एसबीआई का डिटेल पूरा देखिएगा, स्टैटिक देखिए, हिस्ट्री सब कुछ। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक बने रवि रंजन साहब। भारतीय स्टेट बैंक का स्टैटिक देखिए, इसका स्थापना और राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ। स्थापना स्थापना और राष्ट्रीयकरण, स्थापना और राष्ट्रीयकरण साथियों अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था नेशनलाइजेशन, तो उत्तर करेंगे 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का पुराना नाम था साथियों, पूर्व में इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1921 ईस्वी में हुआ था 3 बैंकों को मिला करके, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक का गठन हुआ था। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया जाता है और उसी वक्त इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में याद रखिएगा, यह हमारे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। और अगर पूछा जाए सिर्फ सबसे बड़ा बैंक कौन है, तब आप उत्तर करिएगा आरबीआई। भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, 15 दिसंबर 2025 को संसद में किसके द्वारा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 संसद में पेश हुआ कब? 15 दिसंबर 2025 को। किसने किया? तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री, हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारी संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को प्रस्तुत किए हैं। होगा क्या क्या है ये देखिएगा, उच्च शिक्षा के नियमन, मान्यता और प्रशासन की मौजूदा जो व्यवस्था है उसी को चेंज करने के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक हमारे देश के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रस्तुत किया संसद में। जब ये पारित हो जाएगा दोनों सदनों से, तब ये अधिनियम बन जाएगा साथियों, कानून बन जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस विधेयक का उद्देश्य है शिक्षा नीति के निर्धारण और समन्वय के सर्वोच्च संस्थाओं के रूप में कार्य करना। एक संस्थान होगी, एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाएगा जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी का निर्धारण करेगी और कोऑर्डिनेशन बनाएगी। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, विश्व प्रसिद्ध WWE के महान सुपरस्टार जॉन सीना ने संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस देश से है? तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका के एक अभिनेता और महान रेसलर जॉन सीना, आप कहीं न कहीं इनको देखे होंगे साथियों सोशल मीडिया पे या टीवी प्रोग्राम में। जॉन सीना, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। डिटेल लिखिएगा, अमेरिकी अभिनेता और महान रेसलर जॉन सीना ने WWE कैरियर से संन्यास की घोषणा की। चौथा प्रश्न पूछा गया है, इसरो ने 2026 में गगनयान सहित कितने उपग्रहों के प्रक्षेपण की घोषणा की? उत्तर होगा 7। देखिएगा साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसरो ने मार्च 2026 तक, मार्च 2026 तक गगनयान समेत 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण की लॉन्चिंग की घोषणा की। किसने? हमारे देश की इसरो संस्थान ने। थोड़ा सा डिटेल लिखिएगा साथियों। गगनयान जो है यह मानव अंतरिक्ष मिशन है हमारे देश का। इसमें मानव के साथ तो 2027 में जाएगा गगनयान,
लेकिन अगले साल 2026 मार्च 2026 में व्योम मित्र नाम के रोबोट के साथ बिना क्रू के ये लॉन्च किया जाएगा। देखिएगा, गगनयान पहली बात है क्या? गगनयान हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें मनुष्य को अंतरिक्ष की यात्रा कराई जाएगी गगनयान। ये गगनयान मनुष्य को लेकर के 2027 में जाएगा, लेकिन उससे पहले मार्च 2026 में व्योम मित्र नाम के एक रोबोट को लेकर के बिना मानव के, बिना क्रू मिशन के यह जाएगा, अंतरिक्ष में यात्रा करेगा। तो ये था कि इसके अलावा और भी छह सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा मार्च 2026 तक। यानी मार्च 2026 तक इसरो 7 उपग्रह को लॉन्च करेगी। याद रखिएगा, कौन? इसरो। इसरो के बारे में, इसरो का गठन 1969 ईस्वी को हुआ था। इसरो का हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। इसरो का लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा तमिलनाडु तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। इसकी सीमा पर एक द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप, यहीं से लॉन्चिंग किया जाता है। और यह जो द्वीप है वह पुलिकट झील के चारों तरफ से स्थित है। पुलिकट झील के बीच में है एक आइलैंड, नाम है उसका श्रीहरिकोटा, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा में पड़ता है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है जहाँ से लॉन्चिंग होता है उसका नाम है साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, जहाँ से लॉन्चिंग की जाती है उपग्रहों की। ये साथियों, यह पहला हमारे भारत का लॉन्च पैड है। इसके अलावा 2 और लॉन्च पैड की घोषणा हुई है, याद रखेंगे। दूसरा कुलशेखरपट्टनम कुलशेखरपट्टनम या थूथुकुडी, ये तमिलनाडु में है साथियों। तमिलनाडु में यह हमारे भारत का सेकेंड लॉन्चिंग पैड होगा सैटेलाइट का। इसके अलावा तीसरा लॉन्च पैड का भी करंट अफेयर में घोषणा किया गया है। वो भी साथियों श्रीहरिकोटा में, जहां पर पहला वाला है वहीं पर तीसरा वाला भी श्रीहरिकोटा द्वीप पर लॉन्च पैड बनेगा, जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा साथियों इसरो के वर्तमान प्रमुख आपसे पूछा जाए, इसरो के वर्तमान में प्रमुख है वी नारायणन जी। वी नारायणन हमारे देश के इसरो के वर्तमान प्रमुख हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, भारत ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 किस देश को हराकर जीता? महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारी भारतीय टीम ने स्क्वैश विश्व कप जीत लिया है। किसको हराकर? हांगकांग देश को हरा करके। हांगकांग देश को हरा करके हमारी भारतीय स्क्वैश टीम ने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीत लिया है और पहली बार हमारे भारत ने जीता है और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। जो प्रथम स्थान पर होता है उसको गोल्ड मिलता है फाइनल में भी जीतने पर। देखिएगा, इसका आयोजन हुआ था एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल चेन्नई में। चेन्नई भारत एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल हमारे भारत में हुआ था स्क्वैश विश्व कप 2025। इसमें फाइनल में हमारे भारत ने हांगकांग देश को 3-0 से हराया। इसमें खिलाड़ी का नाम महत्वपूर्ण साथियों, आपसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। अनाहत सिंह, अभय सिंह, जोसन चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो तीनों खिलाड़ी साथियों स्क्वैश के हैं। एक बात महत्वपूर्ण कि 2025 में हमारे भारत ने गोल्ड जीता। इससे पूर्व इस टूर्नामेंट में भारत 2023 में कांस्य पदक भी जीत चुका है। यानी कि थर्ड प्लेस अगर हम आते हैं किसी खेल में तो कांस्य पदक मिलता है, सेकंड आते हैं तो सिल्वर पदक मिलता है, रजत पदक मिलता है, फर्स्ट आने पर गोल्ड मिलता है। तो फर्स्ट स्थान पहली बार हमारे भारत का, गोल्ड पहली बार हमारे भारत का। लेकिन इस टूर्नामेंट में कोई पदक अगर पूछा जाएगा तो दूसरी बार मिला है। पहली बार थर्ड स्थान हमारा भारत 2023 में आया था स्क्वैश विश्व कप में, जिस वर्ष 2023 में उसको कांस्य पदक मिला था हमारे भारत को। छठा प्रश्न पूछा गया है, मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC बनाने के लिए किसने $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की? जीसीसी बनेगा कहां पर? मुंबई में। और यह एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी होगा साथियों। इसको बनाने के लिए $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है ब्रुकफील्ड कंपनी ने। ब्रुकफील्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है साथियों, इसी ने हमारे भारत में, और भारत में भी मुंबई में, और मुंबई में भी पवई में इन्वेस्ट किया है। देखिएगा, ब्रुकफील्ड एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ने पवई मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC बनाने के लिए $1 बिलियन निवेश का निर्णय लिया है। $1 बिलियन
इन्वेस्टमेंट का निर्णय मुंबई में महाराष्ट्र में किस कंपनी ने लिया है? तो ब्रुकफील्ड, ये नाम जरूर याद रखिएगा। इसका प्रोजेक्ट है 2019 तक पूरा करना। प्रोजेक्ट को 2029 तक पूरा करना, 19 था, 2029 तक पूरा करना है। अगर ये पूरा हो जा रहा है तो हमारे देश में 30,000 नए रोजगार सृजित हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। सातवां प्रश्न पूछा गया है, आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का शीर्ष पासपोर्ट है। उत्तर होगा बी यू ए ई, यूनाइटेड अरब इमरेट्स। इस देश का पासपोर्ट से दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। किसके अनुसार? आर्टन कैपिटल संस्थान के अनुसार। यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स नहीं है साथियों, दोनों में अंतर है। आप परीक्षा देंगे, दोनों बात याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार शीर्ष देश है सिंगापुर, और उसमें हमारे भारत का स्थान 85वां है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। और आर्टन कैपिटल का रिपोर्ट आया है, इसके अनुसार संयुक्त अरब अमीरात फर्स्ट स्थान पर है और सेकंड पर है सिंगापुर और स्पेन। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, और हमारा भारत का स्थान उस रिपोर्ट के अनुसार 67वां है। दोनों बात याद रखिएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया है, चर्चा में रहा INAS 335 ऑस्प्रे क्या है? तो ये साथियों, यह नौसेना में अनावरण किया गया एक हेलीकॉप्टर है। नौसेना को सौंपा गया एक हेलीकॉप्टर है, नाम है इसका INAS 335 ऑस्प्रे। आप इसको याद रख रखिएगा साथियों। 17 दिसंबर 2025 को गोवा में INS हंसा पर INAS 335 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर को नौसेना में आधिकारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। यानी कि 17 दिसंबर को कमीशन किया जाएगा। आज जब आप करंट पढ़ रहे हैं तो आज इसको कमीशन किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया। कहां पर कमीशन किया जाएगा? गोवा में। गोवा में किस जहाज पर? INS हंसा जहाज पर। किसको किया जाएगा? तो हेलीकॉप्टर को। कौन सा हेलीकॉप्टर? INAS 335 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर को। नौवां और अंतिम करंट अफेयर है, सातवां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA के आयोजन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो साथियों, अभी हाल ही में 7वें क्रम का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली हुआ है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? देखिएगा, पहला कथन है, भारत का वनाग्नि वैश्विक प्रबंधन अपनाया गया, ये सही है। इसका आयोजन नैरोबी केन्या में हुआ है, ये भी सही है। उपर्युक्त दोनों सही है, इसका मतलब उत्तर हमारा होगा सी। उत्तर हमारा सी होगा, और हमको डिटेल याद करना है। इस 7वें क्रम का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन हुआ केन्या देश के नैरोबी में, और इसमें हमारे भारत का एक मॉडल है जो जंगल की आग पर नियंत्रण करने के लिए, वनाग्नि का मतलब होता है जंगल की आग, इस जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए हमारे भारत का एक फार्मूला को अपनाया गया। वनाग्नि वैश्विक प्रबंधन किस देश ने दिया? हमारे भारत ने दिया है इस असेंबली में। उसी असेंबली में इसको अपना लिया गया, इस नाते यह चर्चा में है। तो ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आपका क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी साथी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं उन सभी का वेलकम है, अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल पर साथियों लेखपाल, यूपी पुलिस, UPSI से सभी एग्जाम के लिए GS और डेली सुबह 7:30 बजे आपको करंट अफेयर मिलेगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, सपोर्ट करिए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।